बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में हूँ उमर कुरैशी। अच्छा, तो आज ही हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, इसको अगर डिफाइन करें तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, it is the outermost boundary of animal cell and second boundary of plant cell। इसका क्या मतलब हुआ? अब आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल में, वाइल जो है सेकंड बाउंड्री है प्लांट सेल में। क्योंकि आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए जो हमारे पास पहली बाउंड्री होती है साइटोप्लाज्म के बाहर आउटर मोस्ट, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन दूसरी तरफ प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, तो सबसे पहले होती है सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर होता है उसका साइटोप्लाज्म। एंड सेल मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको आप कह सकते हैं प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है इसको। हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन की अगर थिकनेस की हम बात करें तो इट इज 7 नैनोमीटर थिक। 7 नैनोमीटर क्या है इसकी थिकनेस है। ठीक हो गया। अब देखें, जो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था किसको कहा जाता है जी? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल का जो लिविंग पार्ट है उसमें क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म, और ये सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटोप्लाज्म में आती है, तो इसलिए इसको हम मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये फाउंड इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि वायरसेस आपको पता है ना तो ये यूकैरियोटिक हैं और ना ही प्रोकैरियोटिक। इनका तो सारा केस ये लगे। इसकी बाकी जो सेल्स हमारे पास होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री आ गई हमारे पास एनिमल सेल की, सेकंड पे आ गई प्लांट सेल में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको। 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है, और इसको मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो है इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर को समझना। तो आइए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात की है तो इस पे काफी सारे मॉडल आए हैं। सैडमैन मॉडल भी आया था, उससे पहले और मॉडल भी आए गए इसके स्ट्रक्चर पे। लेकिन आपकी बुक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सेप्टेबल मॉडल है जो अभी तक चल रहा है, वो सिंगर एंड निकोलसन का है, जो उन्होंने पेश किया था 1972 में। सिंगर एंड निकोलसन। ठीक हो गया। इन्होंने जो मॉडल पेश किया था सेल मेम्ब्रेन का, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, और इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक हो गया। ये सेल मेम्ब्रेन का वो मॉडल है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, और इसको किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक मेम्ब्रेन इज sea of lipids in which proteins are floating like boat,
शिप आर आइसबर्ग। ये इसको आप इसके सामने एक डेफिनेशन भी और इसका बेसिक थीम है। ये सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, इनके मुताबिक मेम्ब्रेन एक सी ऑफ लिपिड्स है, ठीक है, लिपिड का एक समंदर है जिसमें प्रोटीन फ्लोट कर रही है लाइक बोर्ड, शिप और आइसबर्ग। वो आगे स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, कंपोजिशन देखी जाए कितनी है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी है? तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 20 to 40%। उसके बाद प्रोटीन्स आ जाती हैं, तो प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन है 60 to 80%, ज्यादा प्रोटीन होती है। और उसके बाद इसके अलावा आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और कार्ब्स होते हैं लेस देन 1%। इनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है, वो इसके स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है इन स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल। ठीक हो गया। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक अगर हम ड्रा करें इसका स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास होती है लिपिड बाइलेयर। ठीक हो गया, लिपिड्स बाइलेयर। लिपिड की दो लेयर्स होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में। और इधर होते हैं जी इंटीग्रल प्रोटीन, या इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो लिपिड होते हैं इनके ऊपर होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक हो गया। उसके साथ साथ एक प्रोटीन और होती है इधर, इस प्रोटीन को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये था आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें हमारे पास ये लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक हो गया। फास्फोलिपिड्स होते हैं ये फास्फोलिपिड। अब इनका स्ट्रक्चर में आता है हमारे पास, ये एक फास्फोलिपिड है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल होती है। अब ये जो हेड होता है ये होता है जी H2O सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक। इसमें हमारे पास ये फॉस्फेट आयन होता है। और दूसरी तरफ ये जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हीटर, फिलिक मीन हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लवर, और हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हीटर। यानी कि ये जो होती, और इसमें होते हैं फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड की टेल होती है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, अलबत्ता ये लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपोफिलिक होती है समझे। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये हमारे पास ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये फास्फोलिपिड की एक ही लेयर के साथ अटैच हो रहे होते हैं अंदर। ठीक हो गया। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये फास्फोलिपिड की बोथ लेयर के साथ अटैच होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। और बाहर जो मेन चीज होती है वो होती है लिपिड बाइलेयर। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जी कि इनका फंक्शंस क्या है। अलग अलग अपना अपना कंट्रीब्यूशन है इनका। कोलेस्ट्रॉल का अपना फंक्शन है, ग्लाइकोप्रोटीन का अपना है, ये ग्लाइकोलिपिड्स का अपना फंक्शन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इनके अलग अलग डिफरेंट अपने फंक्शंस हैं। वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर जो हम बात करें इसकी लिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स का क्या फंक्शन है? फास्फोलिपिड्स जो होते हैं कंट्रीब्यूशन इनका कितना है 20 to 40%।
20 to 40% लिपिड्स होते हैं, और लिपिड की टाइप कौन सी है? फास्फोलिपिड, और इनका नाम होता है फास्फोटिडाइल कोलिन। फास्फोटिडाइल कोलिन, ये फास्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब इनका फंक्शन क्या होता है? दे मेक सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमिएबल बैरियर। अब ये समझना ये क्या होता है डिफरेंशियल परमिएबल बैरियर। अब डिफरेंशियल का मतलब ये है कि ये मतलब ये जो फास्फोलिपिड्स हमारे पास होते हैं, ये होते हैं वे फॉर एंट्री ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ठीक हो गया? एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। ये जो हमारे पास फास्फोलिपिड्स होते हैं, ये नॉन पोलर थिंग्स की एंट्री के लिए हो रहे हैं। ठीक है, एंट्री का रास्ता होते हैं। अलबत्ता ये जो हमारे पास पोलर थिंग्स होती हैं, जैसे वाटर हो गया, ये कोई भी और आयनिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसको ये प्रिवेंट करती हैं। ठीक हो गया? पोलर नॉन, इनसे सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंटर हो सकते हैं, लेकिन जो आयनिक मटेरियल है, आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक मटेरियल, ये इससे क्रॉस एंटर नहीं हो सकता। इसलिए फास्फोलिपिड हमारे पास इस मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल परमिएबल बैरियर बनाते हैं। डिफरेंशियल कैसे हुआ? देखिए, नॉन पोलर की एंट्री हो सकती है, लेकिन पोलर की एंट्री नहीं हो सकती। इस वजह से इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल परमिएबल बैरियर। अब आपको पता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस भी जो होते हैं वो सेल की नीड होती है। ठीक हो गया? सेल को जरूरत होता है तो वो आयन जो नॉन पोलर हो, ठीक हो गया, आयनिक ना हो, तो वो भी सेल के लिए जरूरी होते हैं। तो अब उनकी एंट्री के लिए जो हमारे पास रास्ता होता है वो होता है फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड जो होती है, इस इनसे वो एंटर होके सेल के अंदर आ जाते हैं, और बाकी जो आयनिक कंपाउंड है उसको ये रोकता है, इनहिबिट करता है। अच्छा, ये तो हमारे पास था जी रोल ऑफ प्रोटीन्स, सॉरी रोल ऑफ लिपिड्स। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन का क्या रोल है इस स्ट्रक्चर में। रोल ऑफ प्रोटीन्स। अब देखिए, प्रोटीन्स जो होती है हमारे पास, ये होती हैं 60 to 80%। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कितनी प्रोटीन्स होती हैं? 60 to 80%। सही हो गया? अब प्रोटीन्स होती हैं, ये होती हैं दो तरह की, एक होती है एक्सट्रिंसिक एंड एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो स्ट्रक्चर में भी मेंशन है कि इंट्रिंसिक कौन सी है और एक्सट्रिंसिक कौन सी है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब अगर हम बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की, इनका फंक्शन क्या होगा? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन को परमिएजेस भी कहा जाता है। ठीक हो गया? अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, इनका फंक्शन ये, पहले तो देखें, दे अटैच विथ बोथ लेयर्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड की दोनों लेयर के साथ अटैच हुई है। देख लें, ये ऊपर वाली लेयर और ये इनर लेयर है, इन दोनों के साथ ये इंट्रिंसिक प्रोटीन अटैच है, और इसको आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल वर्ड इस चीज हमेशा यूज होता है इस चीज को जोड़ने के लिए। अब देखें, हमारे पास ये लिपिड दोनों लेयर्स है ना, इन दोनों लेयर को आपस में से जोड़ा हुआ है ना, दो लेयर्स को अटैच किए हुआ आपस में, दोनों के साथ अटैच है, तो इसलिए इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहा जाता है। और इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो इट मेक्स सेल मेम्ब्रेन अ सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर।
ये जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर बनाती है। प्रोटीन लिपिड की हमने क्या बात की थी, कैसा बैरियर बनाती है, डिफरेंशियल परमिएबल, जबकि ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये एक सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर बनाती है। अब इसकी एंट्री की बात करें तो हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है ये वे फॉर एंट्री ऑफ पोलर सब्सटेंसेस। पोलर सब्सटेंस में क्या आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइक H2O। ठीक हो गया। वाटर जो होता है वो इस रास्ते से सेल के अंदर आता है। अब सेलेक्टिव इस तरह हुआ कि इट सेलेक्ट्स द मटेरियल अकॉर्डिंग टू सेल्स नीड। सेल की जरूरत के मुताबिक ये मटेरियल को सेलेक्ट करती है कि ये मटेरियल एंटर हो और ये मटेरियल एंटर ना हो। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन का क्या फंक्शन है कि ये एंट्री का रास्ता होती है पोलर सब्सटेंसेस के लिए, जैसा कि हमारे पास वाटर हो गया। अब वाटर इस रास्ते से एंटर नहीं हो सकता, लेकिन इस रास्ते से एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए ये मखसूस रास्ता बनाया गया है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन का। और ये सेल मेम्ब्रेन को एक सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर बनाती है जो कि सेल की नीड के मुताबिक मटेरियल सेलेक्ट करता है एंट्री के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये अटैच विद वन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था कि ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर के साथ अटैच होती है जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर साइट। ठीक हो गया। अब आपको पता है सेल जो है उसके पास स्टिमुलस दी जाती है तो उसको आगे क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट किसके लिए, फॉर हार्मोनल सिग्नल्स या नर्व इंपल्स। ठीक हो गया। हमारे पास जो नर्व इंपल्स के सिग्नल्स वगैरह होते हैं, हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं, उनके लिए ये रिसेप्टर साइट है। यहाँ पे वो सिग्नल आके इसके ऊपर ये जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं और हार्मोनल सिग्नल्स और जो नर्व इंपल्स होती है उसको वो कंडक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और रिसेप्टर के लिए जगह कौन सी है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसके ऊपर हमारे पास सेल के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास होते हैं जी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, अब कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, देखिए स्ट्रक्चर में मेंशन किए थे वो थे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक हो गया। ये क्या है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कंजुगेटेड इस तरह है कि देखें ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन हमारे पास बनाती है ग्लाइकोप्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स मेक ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये होते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब ये भी वैसे तो नहीं है, तो इनका भी एक फंक्शन होता है, दे एक्ट एज सरफेस मार्कर्स। सरफेस मार्कर के क्या मतलब है कि ये सेल की पहचान होती है, सेल की शनाख्त होती है कि फलां सेल कौन सा है। ठीक है, सेल की जो पहचान होती है वो हम सरफेस मार्कर की वजह से कर लेते हैं। ठीक है, सामने ये सेल को नाम दे रही होती है, तो हमारे पास जो सेल होता है उसकी पहचान किससे होती है, सरफेस मार्कर से। और सरफेस मार्कर की तरह एक्ट कौन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इनका फंक्शन ये हो गया। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास मौजूद होता है जी कोलेस्ट्रॉल, स्मॉल क्वांटिटी में। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है,
स्मॉल क्वांटिटी में। अब इस कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होगा? ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हेल्प एंड मूवमेंट, ठीक हो गया। सेल मेम्ब्रेन की जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी मूवमेंट जो होती है, उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये हम डिस्कस किए जी सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अच्छा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इन सब का हमने डिफरेंट इनका फंक्शन डिस्कस किया कि लिपिड का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, प्रोटीन की टाइप कितनी है, दो तरह की, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, उन दोनों के फंक्शन डिस्कस किए। फिर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है और उसके साथ साथ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक हो गया। ये हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो, पहले तो देखें इन चीजों से भी सेल मेम्ब्रेन का रोल क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है उनका अपना फंक्शन वाजे हो रहा है जो कि सेल की जरूरत है, इसके बिना सेल लाइव नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ जो लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन का भी अपना रोल है, वो भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, उसके बगैर भी सेल लाइव नहीं रह सकता। और कोलेस्ट्रॉल और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का भी अपना अपना रोल है। तो ये सारा एज ए होल देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन का ही रोल है। लेकिन अगर जनरली हम फिर भी डिस्कस करें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को तो वो कुछ इस तरह होगा। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज तो आ जाती है एक प्रोटेक्शन ना, क्योंकि देखें आपका जो साइटोसोल है प्रोटेक्ट्स दी साइटोप्लाज्म। सबसे पहली चीज बेसिक चीज यही आ जाती है कि आपका जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल टोटल मटेरियल होता है उसको इसने एनकोड किया होता है, उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अ सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर, अब सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर हम डिस्कस किया किस तरह है कि सेलेक्ट द मटेरियल according to सेल्स नीड। सेल को जो मटेरियल जरूरत है उसको सेलेक्ट करती है, वो इसके थ्रू एंटर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो अ डिफरेंशियल परमिएबल बैरियर, डिफरेंशियल परमिएबल किस तरह हुआ कि इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रास्ते हैं, एक इस रास्ते से एंटर होकर वो सेल के अंदर जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हैविंग सरफेस मार्कर्स फॉर सेल्स आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्ट एज अ सरफेस मार्कर। सरफेस मार्कर किस लिए होती है? सेल की आइडेंटिटी के लिए, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। और इसके अलावा हैव रिसेप्टर साइट्स फॉर सिग्नल्स। जो हमारे पास सिग्नल आते हैं, हार्मोनल सिग्नल हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जो भी सिग्नल आते हैं तो उसके लिए रिसेप्टर साइट्स जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स किस तरह ऑब्टेन होंगे? क्योंकि आपको पता है सेल की जरूरत के मुताबिक रास्ता बैरियर सेल मेम्ब्रेन ही है, तो सेल मेम्ब्रेन से होकर ही चीजें सेल के अंदर आएंगी। तो इसलिए इसको हम इसका ये फंक्शन है ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट की ऑब्टेन करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन अपना काम कर रही होती है। और इसके अलावा टू एक्सक्रीट वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल्स। ठीक हो गया। एक्सोसाइटोसिस की बात हो रही है। देखिए अब हमारे पास जो बैरियर है इसी की मदद से कोई भी चीजें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, वेस्ट होगा सेल में, तो वो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल से बाहर जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टू सिक्रीट
यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। जो अनवांटेड मटेरियल होगा उसको तो ये एक्सक्रीट करेगी, लेकिन सिक्रीशन भी करेगी ये यूजफुल मटेरियल्स की। ठीक हो गया। और ये थे हमारे पास एज अ होल जनरली फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन दे रही है, सेलेक्टिव बैरियर है, डिफरेंशियल बैरियर है, सरफेस मार्कर है इसके पास, रिसेप्टर साइट्स हैं इसके पास, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने के लिए यूज होती है, excrete waste and unwanted material inside the cell and also secrete useful substances that are essential for cell growth and other functions of the cell। तो ये ओवरऑल अब देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस है। तो आज हमने डिस्कस किया जी सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसके ओवरऑल फंक्शंस को। तो ये आप जरूर देखें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।